नमस्कार दोस्तों 2024 लोकसभा चुनावों को आप याद कीजिए। 400 पार का नारा देने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर केंद्र की सत्ता में भी नहीं आ पाई थी। तो वहीं जिस बीजेपी की ओर से कांग्रेस को एक खत्म पार्टी कहा जा रहा था, उस कांग्रेस ने अपने दम पर 99 सीटें लाई थी। राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर उभर कर आ रहे थे और अगर केंद्र में कांग्रेस मजबूत नजर आ रही थी तो उसके लिए अगर कोई राज्य जिम्मेदार था या किसी राज्य के नेता जिम्मेदार थे तो वो था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 48 सीटों में से कांग्रेस ने बहुत समय बाद अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए उस समय 13 सीटों पर अपने दम पर चुनाव को जीता था और एक सीट पर उनके ही प्रत्याशी बतौर इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। यानी 48 में से 14 जगहों पर कांग्रेस अपने दम पर महाराष्ट्र के सत्ता में आई थी। लोकसभा में उन्हें जीत मिला था और कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी को 48 में से 31 जगहों पर जीत मिली थी। ये एक मजबूत प्रदर्शन था महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से, जिसके वजह से राहुल गांधी की छवि केंद्र में बहुत अच्छी हुई थी। अब आप कहेंगे कि मैं 2026 में लोकसभा 2024 की बात क्यों कर रहा हूं? मैं इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस के जिस नेता ने या जिन नेताओं ने मिलकर केंद्र में कांग्रेस को मजबूत किया था, वो अभी केंद्रीय कांग्रेस से नाराज नजर आ रहे हैं। केंद्रीय कांग्रेस से वो दुखी हैं क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अब महाराष्ट्र में जहां एक मौका था कि कांग्रेस अपने आप को और मजबूत कर सकती थी, तो वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस और केंद्रीय कांग्रेस के बीच में लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक दूसरे से बातचीत नहीं होने के बावजूद, एक दूसरे को नहीं समझने के कारण यहां पर कांग्रेस को नुकसान हुआ है। यहां तक कि शिवसेना यूबीटी को भी नुकसान हुआ है और उसी को लेकर यहां के लोग जो हैं नाराज हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि केंद्रीय कांग्रेस का एक नए फैसले ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा फैसला उनकी ओर से रहा है और बार बार केंद्रीय नेतृत्व से बात करने के बावजूद वो महाराष्ट्र के नेताओं को समझ नहीं पाए हैं। खुद के कांग्रेस पार्टी के नेताओं से वो बातचीत नहीं कर रहे हैं और दूसरे पार्टी के नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, जिसकी वजह से महाराष्ट्र कांग्रेस के कई सारे विधायक, कई सारे सांसद जो हैं वो फिलहाल दुखी हैं और उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी क्यों अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। ये ऐसी खबर है दोस्तों जिसका कहीं पर जिक्र नजर नहीं आएगा, लेकिन दबी आवाज में महाराष्ट्र कांग्रेस के लोग लगातार बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से कुछ लोग जो हैं वो कांग्रेस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका असर कहीं ना कहीं केंद्र से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में भी देखने मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों आइए अभी आपको समझाता हूं कि पूरा मामला क्या है। थोड़ा टेक्निकल शुरुआत में है, लेकिन जितना आप समझेंगे उतना बेहतर हो जाएगा। अब कई राज्यों के जो राज्यसभा के सीट्स होते हैं वो वेकेंट हुए हैं, जिसके लिए 5 तारीख को नॉमिनेशन है और महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 7 सीटें राज्यसभा की वेकेंट हुई हैं। अब यहाँ पर वोटिंग जो है वो विधायक करते हैं और जिस पार्टी के जितने ज़्यादा विधायक, उस पार्टी के उतने ज़्यादा जो सांसद हैं वो आप राज्यसभा में भेज सकते हैं। शुरुआत में मैंने आपको बताया कि कैसे महाविकास आघाड़ी का लोकसभा में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा था, लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में पूरी की पूरी महाविकास आघाड़ी 50 सीट के अंदर ही सिमट गई थी। अब उसकी वजह वोट चोरी हो सकती है, उसकी कई वजह हो सकती है, उस पर हमने अलग से वीडियो किया हुआ है, लेकिन इसका असर इस राज्यसभा के चुनाव में देखने मिलेगा। जो कुल 7 सीटें राज्यसभा के लिए खाली हुई हैं, उसमें अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों पर नॉमिनेशन फाइल कर सकती है, वो जीत सकती है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है, अजित पवार की एनसीपी को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है और पूरा विपक्ष जिसमें शिवसेना यूबीटी, कांग्रेस और एनसीपी शरद चंद्र पवार का गुट शामिल है, वो 3 मिलाकर ही 1 सीट पर राज्यसभा में अपने लोगों को भेज सकते हैं। अब यहां पर देखिए खेल कैसे होता है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आए 20 विधायक, कांग्रेस को आए 16 विधायक और एनसीपी शरद चंद्र पवार को आए 10 विधायक। यानी सबसे ज्यादा विधायक आए उद्धव ठाकरे को, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर शरद चंद्र पवार। लेकिन जब राज्यसभा के लिए नाम का ऐलान किया गया तो जिस पार्टी को सबसे कम सीटें आई हैं, एनसीपी शरद चंद्र पवार, उनके प्रत्याशी को, यानी खुद शरद पवार जो हैं राज्यसभा में जाने वाले हैं और इसकी हरी झंडी खुद केंद्रीय कांग्रेस के नेताओं की ओर से दी गई है। ये वो बात है जो महाराष्ट्र कांग्रेस के लोगों को सही नहीं लग रही है। उनका कहना है कि केंद्र के कांग्रेस के नेताओं को उनसे बात करनी चाहिए थी, यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हुआ है और शरद पवार को
फिर से राज्यसभा में भेजने का समर्थन कम से कम ऑफ रिकॉर्ड महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया, क्यों नाराज हैं, इतनी बड़ी बात क्या है कि मैं खबर कर रहा हूं। तो यहीं से जो है प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अब हम सभी को पता है कि राहुल गांधी पिछले कई महीनों से, कई सालों से इनफैक्ट गौतम अदानी को लेकर, नरेंद्र मोदी और गौतम अदानी के बीच जिस तरह से रिश्ते हैं और महाराष्ट्र में कैसे चंद उद्योगपतियों के पास सभी चीजें जा रही हैं, उस मुद्दे को वो लगातार उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस शरद पवार को अब राज्यसभा में भेजने का फैसला महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से बातचीत न करते हुए केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व ने लिया है, उनके दिसंबर की इस तस्वीर को देखिए। जिस बारामती से शरद पवार आते हैं, वहीं पर शरद पवार, सुप्रिया सुळे, अजित पवार, इन सभी ने मिलकर गौतम अदानी को बतौर मुख्य अतिथि बुलाया था। एक साथ इन्होंने मंच साझा किया था। गौतम अदानी बता रहे थे कि कैसे शरद पवार उनके मेंटर हैं। सुप्रिया सुळे बता रही थी कि कैसे जो गौतम अदानी हैं वो उनके बड़े भाई की तरह हैं, कभी कभी उन पर नाराज भी हो जाते हैं। ये बात सुप्रिया सुळे कह रही थी। आपका और इस परिवार का मेरे ख्याल से 30 सालों का प्यार का रिश्ता रहा है। माझ्यासाठी गौतम भाई आणि प्रीती भाभी एक मोठा भाऊ आणि वहिनींसारखे आहेत। अब दोस्तों आप सोचिए कि कल जाकर अगर कोई मामला सामने आता है और विपक्ष की ओर से महाराष्ट्र से, क्योंकि केवल शरद पवार राज्यसभा में गए हैं और गौतम अदानी से संबंधित कोई मामला आता है जहां पर वोटिंग या किसी चीज की जरूरत पड़ती है, शरद पवार किसका समर्थन करेंगे? यही ये बात है जिसे लेकर न केवल कांग्रेस के नेता बल्कि शिवसेना यूबीटी के भी नेता जो हैं वो महाराष्ट्र में बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों आपने ये फैसला लिया और शरद पवार का समर्थन क्यों किया है। मैं आपको बता दूं 5 तारीख को ये नॉमिनेशन फाइल हुआ है। 4 तारीख की शाम तक महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से तैयारी थी कि कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें कहेगा कि आप एक प्रत्याशी को दीजिए। मैं आपको नाम भी बता दूं, बाला साहेब थोरात के जो एक सीनियर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं, उनके नाम की चर्चा थी, तैयारी की जा रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व से बात कर लिया जाएगा, फिर विपक्ष के हमारे जो साथी हैं उनसे बात कर लिया जाएगा और महाराष्ट्र कांग्रेस के एक पुराने सदस्य और बड़े नेता बाला साहेब थोरात को हम राज्यसभा में भेजेंगे। इसकी पूरी तैयारी थी, लेकिन केंद्रीय कांग्रेस ने, हाई कमांड ने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से बातचीत ही नहीं की और उन्होंने ये फैसला लिया कि शरद पवार को भेजने का जो समर्थन है वो करते हैं और शरद पवार को ही महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजा जाएगा। शिवसेना यूबीटी की अगर बात करें तो वो भी लगातार अदानी के खिलाफ बोलते रहे हैं। मेरे इस चैनल पर आपने देखा है कि कैसे खुद उद्धव ठाकरे से लेकर आदित्य ठाकरे तक से मैंने गौतम अदानी पर सवाल पूछा है और साफ तौर पर उन्होंने गौतम अदानी का विरोध किया हुआ है। आदित्य ठाकरे भी इन नॉमिनेशंस के कुछ दिन पहले कह रहे थे कि कायदे से, क्योंकि उनके पार्टी के पास 20 विधायक मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा विपक्ष में, तो उनकी पार्टी को ये चांस मिलना चाहिए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब आगे आप देखिए, हाईकमांड ने, केंद्रीय हाईकमांड ने सीधे शरद पवार से बातचीत की और उनके नाम का ऐलान महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के सामने उन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता इसलिए भी नाराज हैं क्योंकि कुछ दिन पहले सुप्रिया सुळे और जयंत पाटिल, दोनों एनसीपी एसपी से आते हैं, वो गए मातोश्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की और उनसे अपील की कि आप शरद पवार का समर्थन कीजिए, हम चाहते हैं कि शरद पवार राज्यसभा में जाएं। उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से बात करना भी सही नहीं समझा, सीधे केंद्रीय नेतृत्व से बात कर ली, जबकि यहाँ पर वोट महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक करने वाले हैं, लेकिन उससे कोई बातचीत नहीं की गई। ये बात खुद मुझे महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं ने कहा और केंद्रीय कांग्रेस के कहने के ऊपर अब शरद पवार को दिल्ली भेजा जाने वाला है। 4 तारीख को इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन सपकाळ, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि वो चाहते थे पहले कि महाराष्ट्र कांग्रेस से कोई जो है वो राज्यसभा में जाए, लेकिन अब ये फैसला लिया गया है कि शरद पवार को राज्यसभा में भेजा जाएगा। कांग्रेस ने भी राज्यसभा की सीट हमें चाहिए इस प्रकार से अपनी बात को रखा था। उसमें प्रत्यक्ष स्वरूप में विजय वडेट्टीवार जी और हम खरगे जी से भी इसको लेकर हमारी चर्चा हुई थी। भिवंडी में राहुल जी आए थे, उनके साथ साथ भी इसको लेकर चर्चा हुई और सारी चर्चा को आगे जब निर्णायक स्थिति में जब आए तब खरगे साहब ने इंडिया अलायंस के जो एक कद्दावर नेता है शरद पवार जी, उनके साथ जाने का एक फैसला उन्होंने किया। ये फैसला महाविकास आघाड़ी का नहीं तो महाविकास आघाड़ी से कई ये इंडिया अलायंस का और राष्ट्रीय स्तर पर आज के इस फैसले को हम देखते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों कुछ चीजों पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। ये जो कंसोलिडेशन ऑफ पावर है वो कैसे होता है आप देखिए।
अब पवार परिवार में ही देखिए कितने लोग क्या क्या पद पर हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि ये खेल कितना बड़ा है। अब एनसीपी अजित पवार की ओर से जो उनके पास एक राज्यसभा का सीट मौजूद है, वहां से अजित पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उन्हें वो राज्यसभा में भेज रहे हैं। एनसीपी शरद पवार खुद जो हैं राज्यसभा में जाने वाले हैं महाविकास आघाड़ी की ओर से। सुप्रिया सुळे बारामती से खुद सांसद हैं लोकसभा की। सुनेत्रा पवार अजित पवार की बीवी, वो राज्यसभा की सांसद थी, अब वो महाराष्ट्र की डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। रोहित पवार जो हैं वो भी पवार परिवार से आते हैं, वो महाराष्ट्र में विधायक हैं। एक परिवार में इतने सारे लोग, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, इतने बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। ऐसे में क्या जब शरद पवार को पता है कि उनके ही परिवार से इतने सारे लोग जा रहे हैं, क्या उसके बावजूद उन्हें एक बार फिर से राज्यसभा में जाना चाहिए था? ये बात आप सोचिएगा। 22 फरवरी को, इसी 22 फरवरी को सुप्रिया सुळे ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि शरद पवार ने 22 फरवरी 1967 में अपनी राजनीति की शुरुआत की और इस साल इस राजनीति को उनके 60 साल होने वाले हैं। इस सब के बीच में शरद पवार 6 बार विधानसभा गए, 1 बार विधान परिषद गए, 7 बार लोकसभा गए, 2 बार राज्यसभा गए, लेकिन इसके बावजूद 86 साल की उम्र में एक बार फिर से शरद पवार का नाम महाराष्ट्र में विपक्ष का जो एकमात्र सीट था उससे राज्यसभा के लिए भेजा गया है। अब शरद पवार महाराष्ट्र के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर रह चुके हैं, एग्रीकल्चर से लेकर डिफेंस सब कुछ उन्होंने संभाला है, लेकिन इसके बावजूद शरद पवार का नाम ही एक बार फिर से लिया गया है कि उन्हें राज्यसभा में भेजा जाए। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि शरद पवार 100 साल से ज़्यादा जिए, लेकिन क्योंकि इतनी बड़ी राजनीति उनकी ओर से की गई है और पहले भी ये बातें हो रही थी कि शरद पवार रिटायर हो रहे हैं, शरद पवार साइडलाइन हो रहे हैं और उसके बाद 2 जो एनसीपी है वो एक साथ आ जाएगी और केंद्र में और महाराष्ट्र की पार्टी बीजेपी के साथ चली जाएगी, ऐसी बातें हो रही थी। और इस सब के बीच में अगर आप शरद पवार को एक बार फिर से राज्यसभा में भेजते हैं तो क्या वाकई आप अपनी राजनीति को आगे ले जा रहे हैं? क्या आप नए लोगों को नेतृत्व दे रहे हैं? क्या आप अपने वॉइस को बढ़ा रहे हैं? ये एक सवाल है जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं। अब आप देखिए कि कितने सवाल सामने आते हैं शरद पवार को एक बार फिर से राज्यसभा भेजने पर। पहला सवाल ये आता है, क्योंकि ये बातें लगातार चल रही थी, अजित पवार की मृत्यु के बाद भी ये बातें सामने आई थी कि अजित पवार और शरद पवार के बीच में बातचीत चल रही थी कि दोनों एनसीपी को एक साथ लाया जाए। अगर वो आगे जाकर फिर से हो जाता है कि दोनों एनसीपी एक साथ आते हैं और भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं, तो कांग्रेस और यूबीटी के जो वोट्स हैं और शरद पवार जो राज्यसभा में जा रहे हैं, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा? हालांकि इसे लेकर जयंत पाटिल ने कहा कि अभी हमारे बीच में कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, अजित पवार के पार्टी के साथ हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब वो जाने की बात भी कर रहे थे तब थोड़ी उन्होंने विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिया था, उसके अलावा ही वो ये बातें कर रहे थे। दूसरी सवाल जो विपक्ष के ओर से महाराष्ट्र कांग्रेस की ओर से पूछा जा रहा है वो ये है कि जिस पार्टी के पास महाराष्ट्र में सबसे कम विधायक हैं विपक्ष में, उन्हें क्यों राज्यसभा में भेजा जा रहा है? आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है? केंद्रीय कांग्रेस का नेतृत्व ने क्या सोचा जिसके आधार पर यह फैसला लिया गया कि जिस पार्टी को सबसे कम सीटें मिली हैं उस पार्टी को जो है भेजा जाए? देखिए, 2 नेशनल पार्टी है, एक भारतीय जनता पार्टी, एक कांग्रेस। बीजेपी इतनी एग्रेसिव होती है कि वो अपने साथीदार जो होते हैं उनके भी सीटों को छीन लेते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ऐसी नजर आती है कि जब उनके पास मौका है कि वो आगे बढ़ सके, अपने एक आदमी को राज्यसभा में भेज सके, वो नहीं करते हुए जिस पार्टी को सबसे कम सीटें मिली हैं उसे उन्होंने भेजने का फैसला किया। सवाल नंबर 3, क्यों केंद्रीय नेतृत्व महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से बातचीत नहीं करती है? ये आज का सवाल नहीं है, ये महाराष्ट्र कांग्रेस के कई नेता दबी आवाज में कहते हैं कि राहुल गांधी के जो आसपास का कोटरी है उसने राहुल गांधी के पास पहुंचने का जो पूरा जरिया है वो कम कर दिया है, उनसे बातचीत नहीं हो पाती है और इसका असर महाराष्ट्र की राजनीति पर पड़ता है। और चौथी चीज जिसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाराज हैं वो ये है कि केंद्रीय नेतृत्व की ओर से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से बातचीत से पहले संजय राउत ने ट्वीट कर बता दिया कि केंद्रीय नेतृत्व ने महाविकास आघाड़ी में एक साथ रहने की बात कही है और फिर शरद पवार को राज्यसभा में भेजा जा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि केंद्रीय नेतृत्व शिवसेना यूबीटी के जो सांसद हैं संजय राउत, उनसे पहले बात करते हैं और खुद के महाराष्ट्र के विधायकों से बाद में बात करते हैं? इसका वजह से हो ये रहा है कि महाराष्ट्र कांग्रेस के जो नेता हैं उनमें एक तरीके से चिढ़ भी आ रही है, उन्हें गुस्सा भी आ रहा है और उन्हें लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है कि केंद्रीय नेतृत्व उनसे बात ही नहीं करता है। अब उनकी ओर से ये कहना है कि अगर अदानी का मुद्दा
कभी आगे जाकर लोकसभा में उठता है, राज्यसभा में उठता है। हम लगातार आपको बता रहे हैं न्यूयॉर्क में कैसे ट्रायल चल रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है, अब ईमेल से बातें, जो समन्स है वो भेजने की बातें आ रही हैं। ऐसे में अगर भविष्य में ये मुद्दा बड़ा होता है, क्या केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व इस बात की गारंटी लेता है कि महाराष्ट्र कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के वोट्स के आधार पर जिस शरद पवार को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं वो आपके लिए वहां पर अदानी के मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन करेंगे? ये एक सवाल है। यहाँ पर आप देखिए कि कैसे पवार परिवार कभी एक साथ हो जाता है, कभी अलग। मैंने दिसंबर में एक वीडियो भी किया था कि गंगाधरी शक्तिमान है, दोनों पवार परिवार अलग नहीं है। जब पार्थ पवार का लैंड स्कैम केस में नाम आया था तब सुप्रिया सुले ने सबसे पहले आकर समर्थन किया था कि पार्थ पवार ने कुछ गलत नहीं किया है, मैं उसे जानती हूं, हमारा एक परिवार है। और बाद में उसे क्लीन चिट मिल गया और सब बातें अलग हैं। अब जब एनसीपी अजित पवार के पास एक राज्यसभा का सीट मौजूद था और सुप्रिया सुले इतनी फैमिली की बात करते हैं और आप अगर चाहते ही थे कि शरद पवार को फिर से भेजा जाए तो क्या सुनेत्रा पवार या एनसीपी अजित पवार गुट पार्थ पवार को नहीं भेजते हुए ये सीट शरद पवार को नहीं दे सकते थे? ऐसे में शरद पवार भी राज्यसभा पहुंच जाते, कोई उनका विरोध नहीं करता और विपक्ष को भी एक सीट मिल जाता राज्यसभा भेजने के लिए। ये उसकी ओर से नहीं किया गया। अब आप देखिए, एक ही परिवार से शरद पवार भी राज्यसभा में जाएंगे, पार्थ पवार जो अजित पवार के बेटे हैं वो भी राज्यसभा में जाएंगे। अभी तक सुनेत्रा पवार राज्यसभा की सांसद हैं। जब बारामती में अजित पवार की जगह पर बाईपोल इलेक्शन होगा तब वो वहां से इस्तीफा देंगी और सुप्रिया सुले जो है वो लोकसभा में। एक फैमिली में कितना पावर कंसोलिडेटेड है वो देखिए। और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि फिर हम हमारे नेताओं को कब आगे लेकर जाएं, हमारे नेता कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपको देखने की जरूरत है। और जब मैं शिवसेना यूबीटी के नेताओं से बात की मैंने कि आपने क्यों समर्थन किया, अब तो आप कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं है, अगर आगे चले गए तो हमारे विधायकों का क्या होगा, तो उनकी ओर से कहा गया कि जब केंद्रीय कांग्रेस नेतृत्व साथ में है, हमें पता है कि उनके पास भी वोट्स मौजूद हैं, ऐसे में हम कैसे विरोध करके किसी के बैड बुक्स में क्यों चले जाएं। इसलिए शिवसेना यूबीटी ने भी इसका समर्थन किया है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर दोनों पार्टियां अजित पवार की एनसीपी और शरद पवार की एनसीपी भविष्य में एक साथ आती है तो क्या विपक्ष का एक और सीट राज्यसभा में कम नहीं हो जाएगा? क्या इससे विपक्ष को ही नुकसान नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके आगे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि क्यों बार बार ये एक चीज़ जो हमने महाराष्ट्र में देखी है कि राहुल गांधी महाराष्ट्र को सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। राहुल गांधी उन राज्यों में ज़्यादा नजर आते हैं जहां पर कांग्रेस को वोट ही नहीं मिलते हैं, लेकिन जिस महाराष्ट्र में राहुल गांधी सबसे कम नजर आते हैं उसी महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा लोकसभा में सीटें आती हैं। महाराष्ट्र का एक कैडर मौजूद है, जबकि आपके बड़े बड़े नेता, चाहे वो अशोक चौहान हो, चाहे वो राधाकृष्ण विखे पाटिल हो, कितने बड़े नेता हो, उन्होंने पार्टी छोड़ के जाने के बावजूद कांग्रेस अपने दम पर यहाँ पर सीटें ला पाती है क्योंकि एक बेस यहाँ पर मौजूद है। लेकिन ऐसा लगता है कि राहुल गांधी और उनके आसपास के जो नेता हैं वो महाराष्ट्र को सीरियसली नहीं लेते हैं। ये बातें केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बातें खुद महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता कहते हैं। और इसलिए जो ये फैसला लिया गया है शरद पवार को दिल्ली भेजने का एक बार फिर से, जबकि उनके परिवार से उनके पोते भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, उनकी बेटी खुद लोकसभा की सांसद है, उनकी बहू खुद राज्यसभा की सांसद हैं, ऐसे में कांग्रेस इतनी मेहरबान क्यों है और क्यों अपने ही पैर पर कांग्रेस कुल्हाड़ी मार रही है? ये एक सवाल है जो आज मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे पता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी सवाल है और अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति को समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी भूल है जो कांग्रेस पार्टी की ओर से किया जा रहा है। आप अदानी के मुद्दे को भी उठाएं और शरद पवार को भी भेजें, दोनों तरफ आप कैसे रह सकते हैं? ये सवाल केंद्रीय कांग्रेस को पूछने की ज़रूरत है। बहरहाल जो दबी आवाज़ में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता बातें कह रहे थे वो मैंने साफ तौर पर आपके सामने लाने की कोशिश की है ताकि केंद्रीय नेतृत्व को भी पता चले कि आपके बारे में आपके ही नेता महाराष्ट्र में क्या सोच रहे हैं और जब वो सोच रहे हैं वो 100% गलत नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको समझ में आएगा कि ये एक बड़ी भूल है जो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने की है, जिसका महाराष्ट्र में राजनीति में भी आगे जाकर नुकसान हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें और अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम आगे भी ऐसे वीडियोस करते आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।